हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं, हम लोग का चल रहा था, हम लोग उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और यह टॉपिक हम लोग ऑलरेडी एक बार क्लास 11th में भी पढ़ के आते हैं। बस वहां पे नाम क्या होता है, कैश बुक। जी हां, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक है। अगर ये कैश बुक है तो ये सारा कैश बुक का प्रिंसिपल जो रूल है वो फॉलो करता होगा। बिल्कुल वही रूल यहां लिखा हुआ भी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है तो सर ये रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता होगा। क्या अकाउंट रियल अकाउंट का रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, जो चला जाएगा वो क्रेडिट होगा। क्या आएगा क्या जाएगा? पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, पहला बात। दूसरा बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक प्रिपेयर होता है। जिस प्रिंसिपल से आप कैश बुक बनाते हैं उसी प्रिंसिपल से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनता है। इसलिए तो हम बोले कि अगर कभी ये लिखा रहे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या फिर लिख दे कैश बुक, दोनों सेम ही बात है। क्योंकि सर दोनों में एक ही चीज रिकॉर्ड होता है, वो क्या? सिर्फ कैश का बात, और कोई बात रिकॉर्ड नहीं करता है। तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसका बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलता है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, जब हम कैश बोलते हैं तो मतलब कैश और बैंक दोनों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बोलता है कि हम कैश और बैंक वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश या बैंक का लेना देना ना हो तो सर वो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कैश या बैंक में नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट के साइड में क्या आएगा और पेमेंट के साइड में क्या आएगा? हम बोले नाम इट सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। रिसिप्ट का मतलब क्या? पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, चाहे कैश में चाहे बैंक में। तो इनफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और पैसा जाएगा तो चाहे कैश में जाए चाहे बैंक से जाए, पैसा का पेमेंट होगा, पैसा जाएगा तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। फिर से बोल रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब कैश एंड बैंक दोनों। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा जाएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आ सकता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। सर कैश ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? भाई जिसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब जिसमें या तो मेरे पास पैसा कैश में आ रहा है या फिर पैसा मेरे पास से कैश में जा रहा है। कैश का मतलब कैश और बैंक दोनों। सेकेंड बात, नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और तो और कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि सर अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है इस साल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे हम पेमेंट किए हो चाहे ना किए हो। अगर ट्रांजैक्शन इस साल का है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट पेमेंट बोलता है इस सबसे कोई मतलब नहीं है। पैसा अगर हमको मिला है इस साल, चाहे वो बीते हुए साल का पैसा हमको इस साल मिला हो या इसी साल का पैसा हमको इस साल मिला हो या आने वाले साल का पैसा हमको आज मिला हो, अगर पैसा आज मिला है तो आज हम इसी साल रिकॉर्ड कर देंगे। इसलिए बोला जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, अक्रूवल बेसिस पे वो फॉलो नहीं होता है। इसी बात को यहां लिखा गया है 7 पॉइंट के थ्रू। अब यहां हम लोग क्या बना लिए? फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम याद दिलाएं, पैसा आएगा रिसिप्ट साइड, पैसा जाएगा पेमेंट साइड। पैसा का मतलब कैश और बैंक दोनों की, कैश और बैंक दोनों ही पैसा माना जाएगा। तो सर पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड लिखिए, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड लिखिए। तो सर रिसिप्ट साइड में क्या लिखेंगे? मतलब जो कारण से पैसा आएगा उस कारण का नाम।
पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे? जिस कारण से पैसा जा रहा है उस कारण का नाम। जैसे सैलरी दिए तो सैलरी दिए तो पैसा गया, तो सर पैसा जाने का कारण क्या है? सैलरी। तो पेमेंट साइड क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। हमको सब्सक्रिप्शन मिला तो सर पैसा आया, तो पैसा आया है तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। कारण का नाम क्या है? सर सब्सक्रिप्शन, तो टू सब्सक्रिप्शन पैसा लिख देंगे। समझते हैं बात? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाएगा? मेनली कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में कैश का क्लोजिंग बैलेंस ना बताए तो फिर हम लोग उसको फाइंड आउट करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो आइए फॉर्मेट शुरू करें कि सर सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, कैश बैंक। ये क्या है सर? शुरू का पैसा, स्टार्टिंग बैलेंस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, उसके बाद डोनेशन, उसके बाद एंट्रेंस फी, उसके बाद सेल ऑफ एसेट्स, और भी कई तरह के इनफ्लो ऑफ कैश। जो भी पैसा जिस भी कारण से आएगा उन सभी कारण का नाम लिखेंगे। और पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में। सर क्या बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड हो सकता है? हम बोले हां, इधर भी हो सकता है, बाय बैलेंस बीडी। अगर कभी आपके पास ओपनिंग का बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसका पैसा क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि वो क्या है? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड जाएगा। ये क्या है सर? ये दोनों एसेट्स है, कैश और बैंक। मेरे पास बैंक में रखा हुआ है, उसका मतलब होता है हम बैंक का पैसा अधिक निकाल लिए। जितना बैंक हमको जमा करने, जितना हम जमा नहीं किए उससे अधिक बैंक से पैसा निकाल के बैठे हुए, बैंक ओवरड्राफ्ट में चला गया, बैंक अपना पैसा मांगेगा। तो अगर मेरे पास कैश और बैंक हो तो सर वो डेबिट में, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट का बीडी है। उसके बाद जितना भी आप खर्चा कीजिएगा, जैसे आप सैलरी दिए, रेंट दिए, कोई एसेट्स खरीद लिए, या किसी और तरह का आउटफ्लो हो, और फाइनली क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी। कैश और बैंक का यही निकालने के लिए मेनली हम लोग करते भी हैं। सर जरूरी है कि बैलेंस सीडी इधर आए? इधर भी आ सकता है। हम बोले हां, अगर इधर बैलेंस सीडी आएगा तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। कैश कभी भी इधर नहीं आ सकता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन बैंक का डेबिट में मतलब बैंक में मेरा पैसा है, और क्रेडिट में बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का पैसा मेरे पास रखा हुआ है, तो बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट। ओल्ड लगेगा लोगों को। बस इतना सा ही बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। पैसा आएगा डेबिट में, पैसा जाएगा क्रेडिट में। और अगर किसी ट्रांजैक्शन से ना पैसा आया ना पैसा गया तो सर वो बात रिकॉर्ड भी नहीं होगा। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। हम लोग के पास इस टॉपिक से रिसिप्ट एंड पेमेंट जिसको हम लोग बात किए, इसके रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो सर हम लोग एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे, और एक क्वेश्चन मिलेगा इलिस्ट्रेशन साइड, तो इलिस्ट्रेशन साइड होमवर्क दे देंगे। क्वेश्चन साइड हम सिखा देते हैं सॉरी, क्वेश्चन साइड हम लोग बनाते हैं और इलिस्ट्रेशन होमवर्क चला जाएगा। लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2019। तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 के लिए। लिखा है कैश एंड बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 18। ये क्या है सर? ये
कैश का ओपनिंग बैलेंस है। कहां लिखते हैं इसको? रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सब्सक्रिप्शन 4,70,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 17-18 एंड 12,000 फॉर 19-20। सर सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला और आने वाले साल का भी पैसा मिला। हम बोले सारा पैसा लिख देंगे क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता है। क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है तो जो भी कैश हमको इस साल रिसीव होगा, चाहे उस कैश का रिलेशन किसी भी साल से हो, हम उसको रिकॉर्ड इसी साल करेंगे। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट खरीदे, सर पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड। उसके बाद एंट्रेंस फी रिसीव्ड, सर रिसिप्ट साइड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, पेमेंट साइड। क्यों? पैसा जाएगा खरीदने से। फर्नीचर परचेज, सर ये भी जाएगा पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, रिसिप्ट साइड। म्युनिसिपल टैक्स, पेमेंट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेमेंट साइड। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, रिसिप्ट साइड। जर्नल एक्सपेंस आउट ऑफ विच 20,000 इज येट टू बी पेड। जर्नल एक्सपेंस कितने का है? 20,000। बोल रहा है 2,000 अभी भी देना बाकी है, तो एक्चुअल पेमेंट कितने का किए? सिर्फ 18,000 का। तो सर हम लोग सिर्फ 18,000 लिखेंगे पेमेंट साइड में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसिप्ट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंस, पेमेंट साइड। सैलरी पेड, पेमेंट साइड। पोस्टेज एंड कुरियर, पेमेंट साइड। तो सर जब सब कुछ लिख लेंगे तो क्या निकलेगा? कैश का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो बताया नहीं है क्वेश्चन, तो हम लोग को बैलेंस शीट ही निकालना है। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या लिखे? टू बैलेंस बीडी। क्या है ये? कैश एंड बैंक। अमाउंट इज 45,000। सब्सक्रिप्शन, सर ये तो रिसिप्ट है, ये पैसा मिला 4,70,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेज, पेमेंट साइड में क्योंकि पैसा गया इन्वेस्टमेंट खरीदने से। बाय इन्वेस्टमेंट 1,50,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फी अमाउंट 15,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, पेमेंट साइड पैसा गया। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज अमाउंट 70,000। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज, फिर से पेमेंट साइड। बाय फर्नीचर, फर्नीचर 80,000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सर पैसा आएगा, रिसिप्ट साइड लिखिए। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितने में बेचे हैं? 5,000, तो 5,000 पैसा आया। म्युनिसिपल टैक्स, पेमेंट साइड। अमाउंट 1,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेमेंट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 24,000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, रिसिप्ट साइड पैसा मिला बेच के। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस, पेमेंट साइड। सर जर्नल एक्सपेंस 20,000 का है, लेकिन पेमेंट 20,000 थोड़ी हुआ है, 2,000 का पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअल में कितने का पेमेंट हुआ है? 18,000 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड, $6,000। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस, पेमेंट साइड।
72,000. नेक्स्ट सैलरी पेड, पेमेंट साइड 84,000. पोस्टेज, पेमेंट साइड 45,000 प्लस 4,70,000 प्लस 15 और 5 20,000 प्लस 12,000 5,47,000. चलो माइनस किया जाए. 1,50,000 70,000 81,000 24,000 18,000 72,000 और 86,000. बच गया 46,000. ये क्या है? कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो ईयर के एंड में इतना पैसा बच गया. कैश एंड बैंक 46,000. आइए बुक से मैच कराएं. जी हां, तो बुक में भी क्या है? यही आंसर है. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का बस एक क्वेश्चन था जो हम क्वेश्चन साइड से बना दिए. एक क्वेश्चन कहां मिलेगा? इलिस्ट्रेशन नंबर 1. तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आई होप आप खुद से ट्राई कीजिए ताकि इस पे प्रैक्टिस मिल जाए. लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ समझने का बात इसमें है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डील कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई इशू ना हो. तो सर, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कई बार आप देखो क्वेश्चन में सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. तो करना क्या होगा वो देखो. सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, दोनों में से जो भी हो उसका पैसा लिख देंगे. इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट. पहले लिखते हैं फिर समझ लेंगे. तो क्या निकल सकता है? प्रॉफिट ऑन सेल. अगर ये पॉजिटिव आया, लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो लॉस ऑन सेल. अब सुनिएगा, जब भी हम लोग कोई फिक्स एसेट्स को बेचते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं, तो जैसा हम लोग जानते हैं सर, बेचने से हमेशा प्रॉफिट या लॉस होना है. तो सवाल उठता है प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है? सर बहुत सिंपल है. जिस दाम पे हम फिक्स एसेट्स को बेचे हैं उस फिक्स एसेट्स को पक्का बात है हम खरीदे भी तो होंगे. हम बोले बिल्कुल खरीदे होंगे. तो सर सेल प्राइस में से जिस दाम पे आप खरीदे हो क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस. तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए. अगर सेल प्राइस अधिक हुआ और कॉस्ट कम हुआ तो आपको प्रॉफिट, और अगर सेल प्राइस कम हुआ और कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा हुआ तो क्या होगा? लॉस ऑन सेल. तो ये तो हो गया सर प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है. कैसे निकलता है? हमने सर बहुत सिंपल है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स. उससे क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस. प्रॉफिट कब निकलता है? जब सेल प्राइस अधिक हो और कॉस्ट कम हो. लॉस कब निकलता है? जब सेल प्राइस कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो, तो आपको लॉस हो जाता है. ये तो हो गया इसका बात. अब अकाउंटिंग का बात करते हैं. जो प्रॉफिट ऑन सेल है, ये वाला पोर्शन, ये जाता है इनकम साइड. और ये जो लॉस वाला साइड आएगा, अगर कभी लॉस आ गया तो ये कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड. सर ये सेल और कॉस्ट कहीं जाएगा? हम बोले सेल से हमको मतलब नहीं, हमको कॉस्ट से मतलब. जो कॉस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट का
वो जाता है माइनस फ्रॉम एसेट्स। जिस एसेट्स को बेचे हैं उस एसेट से माइनस हो जाएगा। जाहिर सा बात है, जब आप किसी एसेट्स को बेचिएगा तो आपका एसेट्स क्या हो जाएगा, कम। तो बैलेंस शीट में वो एसेट्स होगा, वहां से माइनस कर दीजिएगा। सर कॉस्ट क्यों माइनस किए? हम बोले बड़ा सिंपल है, मेरे पास एक सामान है जो 1,00,000 रुपया कॉस्ट का है, हम उसको 1,20,000 में बेच दिए, तो सर आप तो 20,000 फायदा हुआ, आप तो महंगा बेचे। तो जो एसेट्स मेरा घटेगा, क्या वो 1,20,000 का घटेगा? हम बोले नहीं, मेरे पास तो वो 1,00,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है, हम उसको 1,20,000 में जरूर बेचे, लेकिन मेरा एसेट्स 1,20,000 से थोड़ी घटेगा, जो मेरा कॉस्ट था उससे घटेगा। तो सर 1,00,000 रुपया से घटेगा। इसलिए हम बोले कि ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताएगा, उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट जो आएगा वो इनकम साइड, और जो लॉस आएगा वो एक्सपेंडिचर साइड, और जो कॉस्ट होगा वो कहां चला जाएगा, एसेट से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। सर मान लीजिए कभी ऐसा हो, बोले कैसा, कि सर लिखा हुआ है सेल ऑफ एसेट्स, लेकिन ना कॉस्ट बताया ना कुछ और बताया, तो क्या होगा? हम बोले हां ऐसा भी हो सकता है कि सेल ऑफ एसेट्स बोला 5,000, फिर वो कॉस्ट बताया ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पर, तो अगर कॉस्ट बताएगा नहीं तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा भी नहीं। तो सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स नहीं बताए, तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो सेल प्राइस है वही उसका कॉस्ट है, इसीलिए ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्या बोले हम कि सर अगर क्वेश्चन में मान लीजिए सेल ऑफ एसेट्स दिया हुआ है और उसके बाद उस एसेट्स का कॉस्ट बताया ही नहीं कि किस एसेट्स को हम बेचे हैं, उसका कॉस्ट कितना है, तो वैसे केस में हम लोग ये मानते हैं कि जो सेल प्राइस है वही उसका कॉस्ट है। क्योंकि सेल प्राइस ही उसका कॉस्ट हो जाएगा, तो सर सेल प्राइस और कॉस्ट दोनों सेम है, तो प्रॉफिट लॉस तो होगा नहीं। और फिर एसेट से माइनस क्या होगा? हम बोले सर क्योंकि सेल प्राइस ही कॉस्ट प्राइस है, तो फिर सर सेल प्राइस ही एसेट से माइनस होगा, ऐसा एजम्पशन माना जाएगा। क्योंकि बेचे हैं और क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, तो यही मान लेंगे कि सर जो सामान बेचे हैं, जितना में बेचे हैं वही मेरा कॉस्ट है, और अगर वही मेरा कॉस्ट है तो सर कॉस्ट कहां से माइनस होता है, एसेट से। तो सेल प्राइस मान लो 5,000, कॉस्ट भी कितना मान लेंगे हम, 5,000, तो लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, और फिर यही 5,000 का कॉस्ट कहां माइनस हो जाएगा, सर एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट में, एसेट्स में हम लोग उसको माइनस कर देंगे। यहां तक का बात समझते हैं? ये एक छोटा सा टॉपिक था, इस पे हम लोगों को एडजस्टमेंट मिलेगा तो हम लोग ऐसे डील करेंगे। लिखिए, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डोनेशन। डोनेशन मतलब दान, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको दान मिलते रहता है। तो सर डोनेशन को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक को बोला जाता है जनरल डोनेशन, एक को बोला जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? हम बोले आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हम पटना में रहते हैं, तो आप कभी पटना आएंगे तो यहां पे महावीर टेम्पल है, महावीर मंदिर है, आप वहां जाइएगा तो आपको वहां पर दो तरह का दान पेटी दिखेगा। एक दान पेटी आपको दिखेगा जहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, मॉडल बनाया गया है कि दूसरे जगह पे महावीर मंदिर इस भव्य तरीके से बनाया जाएगा, उसके बगल में एक दान पेटी है कि आप वहां पे दान करिएगा, तो उस नए मंदिर के लिए दान कीजिएगा। और जब आप आगे जाइएगा तो एक जहां पे आप प्रसाद चढ़ाते हैं वहां पे भी एक दान पेटी है, अगर आप वहां पे दान कीजिएगा तो वो इस मंदिर के रख रखाव पे खर्चा होगा। तो हम बोल रहे हैं जो मॉडल के पास रखा हुआ दान पेटी है वो है स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब उसमें डाला हुआ पैसा उस नए मंदिर के कंस्ट्रक्शन वर्क पे यूज किया जाएगा। ये है स्पेसिफिक डोनेशन, जो कि आप बता के दे रहे हैं कि यहां पे यूज होगा। और जो प्रसाद जहां पे आप चढ़ाते हैं भगवान को, वहां पे जो दान पेटी है उसमें आप जब डालते हैं तो वो है जनरल डोनेशन, जिसका इस्तेमाल मंदिर का ट्रस्ट मंदिर के रख रखाव में, वहां के पुजारियों को सैलरी देने में, वहां के साफ सफाई के ऊपर करता है। तो ये होता है जनरल डोनेशन। आप समझ रहे हैं?
तो स्पेसिफिक का मतलब हो गया किसी स्पेसिफिक काम के लिए बता के दिया जा रहा है कि भाई इस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है। बात ठीक। और जर्नल डोनेशन क्या होता है सर? जर्नल डोनेशन मतलब उसको जैसे चाहे हम ऐसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो सवाल उठता है कि सर जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो तो लाइबिलिटी बनना चाहिए क्योंकि वो स्पेसिफिक काम के लिए दे रहा है। हम बोले हाँ, जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं वो क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटीज। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइबिलिटी है। जैसे बिल्डिंग डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक है कि डोनेशन हम बता के दिए हैं किस चीज के लिए? बिल्डिंग के लिए। तो सर ये लाइबिलिटी बन जाएगा। लेकिन जो जनरल डोनेशन होता है उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 स्मॉल अमाउंट का जनरल डोनेशन, नंबर 2 बिग अमाउंट का जनरल डोनेशन। जो स्मॉल अमाउंट का होगा वो इनकम के तौर पे माना जाएगा और जो बड़ा अमाउंट का होगा उसको लाइबिलिटी की तरह माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? वो तो जनरल डोनेशन है तो उसमें छोटा बड़ा में ऐसा भेदभाव क्यों? हम बोले समझिएगा बात, जैसा हम पहले से समझाते आए हैं कि हम लोग इनकम उस चीज को बोलते हैं जो रेकरिंग इन नेचर होता है और जो रेकरिंग नहीं होता है वो कैपिटल होता है। कि सर रेकरिंग नेचर वाला रेवेन्यू रिसिप्ट वो इनकम और नॉन रेकरिंग नेचर वाला कैपिटल रिसिप्ट वो लाइबिलिटी। अब आपको एग्जांपल देते हैं। आप कभी मंदिर में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि आरती होता है और लोग ऐसे ही आरती की थाली पे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया चढ़ाते हैं। लेकिन आप कभी देखे हैं कि आरती की थाली पे कोई 1 लाख रुपया लाके रख दिया हो? ना। और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि कोई आदमी आया और जो जनरल डिब्बा है उसके अंदर लाके 5 लाख रुपए डाल दिया। 10, 20, 50, 100, 1000, 500, 2000, ये छोटा डोनेशन है कि हाँ सर मंदिर के हिसाब से 1000-500 लोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई आए और 5 लाख चढ़ा दे, ऐसा कितनी बार हो सकता है? हम बोले सर बहुत रेयर केस है कि कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया लाके टेंपल के जनरल डोनेशन बॉक्स में डोनेट कर दे। तो क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि सर ये रेयर मूवमेंट है, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये बहुत कम बार होगा, इसलिए सर ये नॉन रेकरिंग है। इसलिए क्या बनना चाहिए इसको? लाइबिलिटी। और जो 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 आप देखते हैं वो क्या है? हम बोले सर वो बहुत ही छोटा अमाउंट का है, वो हमेशा होता है, डेली होता है, रेकरिंग नेचर का है। तो वो क्या बन जाना चाहिए? इनकम। आई होप आप समझ गए हैं कि डोनेशन में जनरल डोनेशन किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक किसको बोलते हैं। जनरल में जो स्मॉल अमाउंट का होता है वो तो इनकम, लेकिन जो बिग अमाउंट का जनरल डोनेशन होता है वो बन जाता है लाइबिलिटी। और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है सर? वो तो लाइबिलिटी होता ही है क्योंकि वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है कि सर वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया। बात ठीक। अब आगे और बढ़िए, यहां पे हम कुछ लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज लिखे। लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज हम वो नाम लिखे हैं जो इन जर्नल हम लोग को मिलता नहीं है देखने को लिए, क्योंकि ये नाम मेनली आपको कहां मिलेंगे? ये नाम आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में ही मिलेंगे। तो हम सोचे क्यों ना वैसा लाइबिलिटी जिससे पहचान नहीं है हम लोग का, उस लाइबिलिटी को लिख लिया जाए। जैसे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या? बोले सर जस्ट लाइक कैपिटल, कैपिटल तो लाइबिलिटी होता ही है। दूसरा इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या? बोले सर गिफ्ट के तौर पे जब कुछ मिलता है तो उसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड। तो इंडोमेंट फंड भी क्या है? लाइबिलिटी है। स्पेसिफिक डोनेशन वो तो लाइबिलिटी है ही है। फंड जो हम लोग टॉपिक सीखे थे, ट्रीटमेंट ऑफ फंड, कि हाँ सर फंड भी एक लाइबिलिटी होता है, चाहे वो किसी भी नाम का फंड हो। लेगेसी। लेगेसी का मतलब विरासत में जो मिलता है वो, तो सर ये भी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि नॉन रेकरिंग नेचर का है, हमेशा किसी से वसीयत हमको मिलते रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन। स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन हम बोले हाँ जैसे स्पेसिफिक डोनेशन होता है वैसे स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन भी होता है। आपको चंदा दिया जाता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए कि भाई हम तुमको चंदा इस पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो जब सब्सक्रिप्शन के साथ कोई ऐसा वर्ड जोड़ दे जो लगे कि हाँ सर ये स्पेसिफिक काम के लिए दिया जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर फिर वो लाइबिलिटी है, इनकम नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फी, ये क्या है सर? ये भी लाइबिलिटी। ये तो पहले भी डिस्कस हुआ है कि लाइफ मेंबरशिप फी एक लाइबिलिटी होता है और इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। लिखिए इतना बात।